हाँ जी। ਸਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? सर अब उसके लिए मैं आता हूँ बैचलर्स लेवल पे आता हूँ पहले मैं। हम्म बैचलर्स लेवल पे आपको एंट्री मिल रही है हम्म 7 सेमेस्टर्स की। हम्म 7 सेमेस्टर्स का मतलब हो गया 42 मंथ्स, जी 6 महीने का एक सेमेस्टर। उसके बाद आपका जॉब सीकर वीजा है जो आपको 18 महीने के लिए मिलता है पोस्ट ओके स्टडी। ओके ये पोस्ट स्टडी स्टे ऑप्शंस जो हैं, जी 42 मंथ्स उधर जो हम्म आपकी स्टडी के हुए, हम्म 18 मंथ्स इधर हो गए जो आपने काम किया जॉब सीकर्स पे, हम्म टोटल हो गए 60 मंथ्स। हाँ जी 5 साल की आप कैटेगरी क्वालिफाई कर गए। हम्म एक आपने जर्मन कोर्स प्रोवाइडर से डिग्री ले ली जी जिसको वेटेज मिल रही है। हाँ आपने जॉब सीकर्स पे काम कर लिया, हम्म उसमें टैक्स भी भरा है। जी नेक्स्ट लेवल क्या है, अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, हम्म आपको भी जाने की जरूरत नहीं है, वो कंपनी आपकी टीआर फाइल करती है जो ब्लू कार्ड है, ओके जो जैसे अमेरिका में ग्रीन कार्ड है जी ना, एज गुड एज पीआर है। हम्म आपके पास वर्किंग राइट्स हैं, हम्म आपको सिटीजनशिप ऑल टुगेदर एक डिफरेंट लेवल है। जब आप पासपोर्ट के लिए जा रहे हो तो हम्म थोड़ी बहुत कंडीशन उसमें ऐड होती है हर कंट्री में। जी जी बिल्कुल कनाडा में भी एग्जाम होता है, हम्म जर्मनी में भी है, ऑस्ट्रेलिया में ओथ टेकिंग सेरेमनीज हैं, थोड़ा जी लैंग्वेज का आपका लेवल टेस्ट करते हैं वो। जी तो बट आपके पास अगर ब्लू कार्ड है, हम्म एज गुड एज पीआर है, और विद इन 5 ईयर्स है आपके पास। हम्म अब हम आते हैं मास्टर्स लेवल पे। हम्म मास्टर्स लेवल यूजुअली 18 मंथ्स की हैं। हम्म किसी ने स्पाउस को बुलाना है तो वो 2 ईयर्स की ले लेते हैं जो कि 24 मंथ्स है, हम्म क्योंकि उसमें टाइम मिल जाता है हम्म स्पाउस को बुलाने के लिए। जी जाते ही एकदम बुलाना आसान नहीं है, जी फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लीट करनी पड़ती हैं। हम्म इसके बाद आपको 18 महीने का मिल गया वीजा। हम्म वही जर्मन स्टडी के आपके 2 साल कैलकुलेट हो गए, जी जॉब सीकर के हो गए। हम्म चेकलिस्ट जैसे जैसे कंप्लीट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आते ही हम्म साथ के साथ आप ब्लू कार्ड अप्लाई करते हो। हम्म और वो कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का है वो डिपेंड करता है आपको कार्ड कितने टाइम का मिला। बिल्कुल अगर सही है 5 साल का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है हम्म तो ऐसा नहीं है कि आप 2-2 साल करके रिन्यू करवाओगे उसको, हम्म यूजुअली ऐसा नहीं है। जी बट अब एज एन ऑफिसर, वीजा ऑफिसर, या मैं एलियंस अथॉरिटी डिपार्टमेंट में बैठा हूँ हम्म तो मैं प्रोफाइल को देखता हूँ। हम्म अब आपको मेरिट्स पता चलती हैं इसमें, जी एकेडमिकली ठीक रहा, हम्म टैक्सेशन ठीक रहा, अभी एक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, जी बिल्कुल तो मैं अननेसेसरी रिजिड नहीं होऊंगा आपके साथ। हम्म आपका पेपर वर्क दिखता है तो बहुत इजी प्रोसेस है, कोई ऐसा नहीं कि जो हवा बना रखा था कि ये तो 7 साल बाद वापस आएंगे, 5 साल बाद आएंगे। हम्म अब बता दो आप कौन आ रहा है वापस। ਸਰ ਮੋਸਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਮਨੀ ਪੀਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਯੂਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਰਮਨੀ बेटर है या यूके बेटर है। देखो अपने अपने मेरिट डिमेरिट है सर। जी कुछ लोग जो है एक चीज को देखते हैं कि भैया ये एक हिंड्रेंस है, जी कुछ उसी को अपॉर्चुनिटी देखते हैं। हम्म आप एक स्टूडेंट हो, जी मैं आपको कहूँ कि आप जो है थोड़ी बहुत जर्मन सीख लो, हम्म आपको वहां जाके जॉब्स में जी आसानी रहेगी। बिल्कुल सही है। आपकी 3 4 5 महीने अगर फाइल चलनी है, हाँ जी ऑन एन एवरेज 3 4 महीने तो फाइल नहीं चलेगी। चलती है जी बिल्कुल। एपीएस भी आना है और आपका प्रोसेस है, अपॉइंटमेंट है, फाइल सबमिशन है, रिजल्ट में टाइम लगता है। अगर 3 4 महीने फाइल चलनी है और आप खाली बैठे हो, हम्म अगर आप एक बेसिक लेवल जर्मन डुओलिंगो ऐप से कर लोगे, आपको बेनिफिट है ना उसका। बिल्कुल सही गल है। और आपको मैं कहूँ जी थोड़ी बहुत सीख लो और आपको हो, हम्म इंग्लिश ही मैंने तो बड़ी मुश्किल से सीखी, बिल्कुल अब जर्मन सीखूं। हम्म पहली बात तो इंग्लिश और जर्मन का कोई लिंक ही नहीं है। बिल्कुल सर। जर्मन जो है वेरी क्लोज टू संस्कृत और हिंदी उच्चारण, ओके तो आपको वो सीखनी आसान होगी। हम्म आप इंग्लिश का बेस मत बनाओ उसके लिए, जी और एडवांटेज होगी वहां जाने के बाद। हम्म लोग भी आपको जो है एक्सेप्ट करते हैं कि भाई आप उनकी लैंग्वेज बोल रहे हो, उनकी कल्चर को समझ रहे हो। जी और जो डोमेस्टिक जॉब्स मार्केट में बेनिफिट होता है आपको, हम्म ज्यादा क्लाइंट हैंडल कर पाओगे आप। बिल्कुल सर। किसी कैश डेस्क पे खड़े हो हम्म तो आपको एडवांटेज है। यहाँ ही आप यूके देखो, मैं भी किसी चीज को डेमोनाइज नहीं करना चाहता, पर एक कंट्री पहले ही कह रहा है कि आप पीआर के हिसाब से मत आओ, हम्म पढ़ने के हिसाब से आओ, थोड़ा बहुत आप काम करो, जी सीखो, वापस जाओ अपनी कंट्री।
ठीक है, यूके एक अच्छा डेस्टिनेशन है, बट जो लिविंग कॉस्ट है वो हमेशा एक प्रेशर रहती है यहाँ पे, और जो अर्निंग का एक प्रेशर रहता है आप पे अपनी लिविंग कॉस्ट की और ट्यूशन फीस निकालने के लिए, ऐसा सिमिलर प्रेशर जर्मनी में नहीं है। अगर आप फाइनेंशियली साउंड हो, मैनेज कर सकते हो, वहाँ संभालने वाला है, अकोमोडेशन है, सपोर्ट है, सर्कल है इमीडिएट, तो यूके अच्छा डेस्टिनेशन है। बट जर्मनी में सेल्फ सस्टेनेबल तरीके से आप रहना चाहते हो, किसी को आप रिक्वेस्ट करके उसके घर में नहीं रह रहे, बेसमेंट में नहीं रह रहे, अपने सिस्टम से रह रहे हो, तरीके से रह रहे हो, काम की तरह काम कर रहे हो, ऑफ की जगह ऑफ ले रहे हो, घूम रहे हो, उस प्रेशर में नहीं हो कि मेरी फीस नहीं निकल रही, घर से पैसे मंगाने पड़ेंगे, बल्कि घर पे आप पूछ लेते हो भाई कोई रिक्वायरमेंट हो तो मैं सपोर्ट कर देता हूँ। यूके में ऐसा 2-3 साल नहीं हो पाता। बैचलर्स लेवल पे आदमी मैनेज कर रहा होता है अपने एंड्स, कहीं ना कहीं स्टडीज भी कॉम्प्रोमाइज होती हैं। जर्मनी में एक बड़ा अच्छा बैलेंस है, पर आवर वेज सिस्टम अच्छा है, तो आप एक अच्छा पैसा बनाते हो एज ए स्टूडेंट, थोड़ा बहुत अपने आप को सपोर्ट करते हो, अच्छे से रहते हो, थोड़ा फैमिली को भी आप वापस, जिन्होंने इतना पैसा लगा के आपको भेजा है, उनको एक श्योरिटी सी लगती है, चाहे उनकी रिक्वायरमेंट ना हो, बट जब आपके पास पैसा वापस आता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो। बिल्कुल सही कहा सर। तो वो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन, एक स्ट्रेस कम होना। यहाँ पेरेंट्स हमेशा स्ट्रेस में रहे कि पीआर मिलनी नहीं है, अभी खर्चा इतना हो रहा है। ऑन एन एवरेज अगर आप, अभी मेरे पास एक क्वेरी आई थी बीए साइकोलॉजी के लिए, तो मैं उनको फीस कंपैरिजन बताया मैंने कि 14,000 पाउंड आपकी 1 साल की फीस आएगी यूके में। यहीं जर्मनी में कंपेयर करो सेम कोर्स की, 9,000 यूरो है। ठीक है, लिविंग कॉस्ट आप सबको पता है, यहाँ आपके 650 यूरो से ऊपर नहीं खर्च होंगे। बिल्कुल सही कह रहा है। वहाँ आपका 1200-1400 लगना है अगर आप वैसे ही कमरा लेके रह रहे हो। बिल्कुल सर, मतलब गद्दे पे गद्दा लगा के आप सो रहे, ऐसा सिचुएशन नहीं है ना। जर्मनी इस चीज का भी ध्यान रखता है कि आपकी लिविंग कंडीशंस कैसी हैं। इसीलिए उन्होंने ब्लॉक अकाउंट इस साल बढ़ाया है, जो 700 यूरो बढ़ाया है, इसलिए बढ़ाया कि आदमी जो ढंग से रहे, क्लीन सराउंडिंग में रहे, ठीक से खाए, अपनी हेल्थ मेंटेन करे, क्योंकि हेल्थ जिसकी ठीक नहीं है, मेंटल या फिजिकल, वो अपने आप प्रेशर है उस कंट्री के सिस्टम पे। बिल्कुल सही कहा। तो इन चीजों में यूके अभी लैग कर रहा है, मगर थोड़ा बहुत ध्यान दे भी रहे हैं। अगर आप कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं यूएसपी जो है जर्मनी बीट करता ही है। आपको स्टे ऑप्शन इतने अच्छे मिलेंगे वहां पे कि अगर आप थोड़ा कंपेयर करके बैठोगे, वो बात अलग है किसी के प्रोफाइल मैच ही नहीं कर रहा तो यूके बहुत अच्छा ऑप्शन है। लैंग्वेज स्किल्स में नहीं मैच कर रहा और बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल सर, यूके थोड़ा बहुत लीनियंट है इन चीजों को लेके, बट अगर आपका प्रोफाइल थोड़ा सा भी बेटर है तो आप अपने आप जर्मनी पिक करोगे। फिर करियर दे रहा है, स्टेबिलिटी दे रहा है, पीआर दे रहा है, और क्या चाहिए आपको। बिल्कुल सही सर। ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਚਲਰ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਚਲਰ ਹੈ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ? बैचलर साल 3 साल 6 महीने की है, ਮਤਲਬ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਚਲਰ ਆ ਗਈ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰਸ ਆ ਗਈ। फिर उस तो बाद बच्चा की कर सकता है? पहली बात तो अगर आपको मास्टर्स की रिक्वायरमेंट है जी, तभी मैं एडवाइस करूंगा आप करो जी। अगर आपने बैचलर्स वहां से कर ली, आप हर चीज के लिए एलिजिबल हो जी। स्किल अपग्रेड करना आपकी चॉइस है। बिल्कुल सर। मैं फिर भी कहूंगा आपने 3.5 साल बैचलर्स करी, 18 साल जॉब सीकर पे काम किया, हाँ जी, 18 महीने सॉरी, उसके बाद आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके फिर मास्टर्स करो अगर आपको करनी है जी। और उसमें आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ओके, क्योंकि अभी आप एज ए फ्रेशर जाते हो, सिस्टम्स नहीं पता, लैंग्वेज नहीं पता, वहां जाने के बाद आपको 100 अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जी। ठीक है, कोई अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपको इंग्लिश टॉट या जर्मन भी है, तब तक आपको अगर अच्छी आती है, आपने B2 लेवल कर लिया है, जर्मन टॉट प्रोग्राम में आप एक लैंग्वेज मास्टर्स पिक करो, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज है आपके पास जी। और किसी को अगर नहीं पढ़ना, स्किल अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ रही, अच्छा इनकम अर्न कर रहा है, जैसे अभी ये कोर्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, बीएससी साइबर सिक्योरिटी के, इनको डिग्री करते ही काम है और काम है, सेटलमेंट है, लर्निंग वाइल डूइंग है, तो फिर डिग्री में क्यों जाएगा बंदा, है ना। बिल्कुल सर। तो ये खास तौर पे आर्ट एंड कल्चर के लोग जा सकते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी वाले मैनेजमेंट पढ़ना चाहें तो एमबीए में यूजुअली नहीं जाएंगे। ओके, और एमबीए वाले या मास्टर्स डिग्री वाले, एमएससी वाले, ये 1 साल की भी अपॉर्चुनिटी है इनके पास, 1 साल की डिग्री की भी, जैसे यूके में है। ओके, मगर थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट जो है आपका वीजा टाइम बढ़ाता है एट ए मिनिमल कॉस्ट।
जॉब सीकर उतना ही मिलना है आपको, चाहे 6 महीने का कोर्स करो, ओके, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ 18 ਮੰਥ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਮਿਲੇਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਰਸਤਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਬਲੂ ਕਾਰਡ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? यूजुअली तो जॉब सीकर्स में जी जो लोग भी कहीं पे ठीक सा काम कर रहे हैं, जी एम्प्लॉयर आपको नोटिस कर रहा है। ओके आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जॉब सीकर्स में कोई काम करा और उसके एम्प्लॉयर ने उसको एब्जॉर्ब ना किया हो अपनी कंपनी जी में। मेरे पास कंपनी है, मेरे पास कोई इंटर्न है, वो काम कर रहा है, जॉब सीकर्स पे है, मेरी भी रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयज की, मैं क्यों एक नया एम्प्लॉय हायर करने जाऊंगा? मेरे पास इन हाउस ट्रेंड आदमी है 18 महीने का, यूजुअली वही लोग पेपर वर्क मूव करते हैं आपका। ये कल्चर है वहाँ पे जी कि आपका इंश्योरेंस मैं पे करूंगा एज एन एम्प्लॉयर, जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं आपके स्टे की मैं बियर करूंगा। ये ऐसा बड़ा ऑफन होता है, एक प्रैक्टिस है, कहीं नहीं भी होता। हो सकता है आपको एज एन एम्प्लॉयर मैं पसंद नहीं हूँ, जी आप कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी सीख कर लो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज का तो हब है वो। जी मल्टीनेशनल्स हैं, डोमेस्टिक कंपनी स्ट्रांग है, बेसिक बेसिक जो जैसे ब्रेड से रिलेटेड इंडस्ट्री है, जी अब 400 तरह की ब्रेड है, 400 तरह की बियर है, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं बियर। जी तो वीट का हब होने की वजह से ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई। ਮਤਲਬ ਜੇ ਜਰਮਨੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 400 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਅਰ ਦੀ हाँ अलग अलग भी है, ਜੋ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ हाँ एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना। वहाँ पे स्पेशल एक अक्टूबर में फेस्ट होता है, फेस्टिवल, तो वो है ही ऑक्टो फेस्ट, बियर का फेस्टिवल है। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੀਅਰ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਪੈਗ ਸ਼ੈਗ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਸਸਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। सर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ओके जो डिस्टिलरीज हैं, जी अब वीट इतना ग्रो होता है वहाँ पे जितना कंज्यूम नहीं कर पाते, एक्सपोर्ट भी करते हैं और कंट्रीज जी में, और फिर उससे एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज हैं, हाँ है ना, डिस्टिलेशन की इंडस्ट्री है, हाँ या फिर मैन्यूवर बनता है वहाँ पे, जो ब्लैक खाद बड़ा पॉपुलर है जो इंपोर्ट करते हैं इंडियंस, हाँ जी ये ऐसे ही मिक्स करके बनाया उन्होंने। ओके एल्गी पे वो काम कर रहे हैं, जी बायोलॉजिकल साइंस में रिसर्च उनकी टॉप पे है, बिल्कुल जी तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं वो एक्सपोर्ट होंगे ही होंगे, वर्ल्ड ओवर डिमांड रहेगी उनकी। ओके जो ये आपका अक्टूबर फेस्ट है, अक्टूबर के टाइम जी इंटरनेशनल टूरिस्ट इतना आता है उधर वहाँ पे, सिर्फ इस बियर फेस्टिवल के लिए, ओके उस कल्चर को देखने के लिए कि वो कैसे उन्होंने जो है, अनाज सड़ के खराब होता ही था, इतनी तो कोई स्टोरेज की कैपेसिटी इंडिया में भी नहीं थी, जी उन्होंने उससे एक इंडस्ट्री क्रिएट करी। ਓਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੇ हाँ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। फार्मर्स वहाँ पे सेल्फ सस्टेनेबल है, हाँ किसी को ऐसे चौक पे सड़क पे बैठना नहीं पड़ता, ओके रास्ता रोकना नहीं पड़ता, धरना नहीं देना पड़ता, यहाँ 2-2 साल जैसे बैठा है कोई आदमी, जी वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ओके थोड़ा बहुत कभी हमें फ्रांस में फिर भी सुनने को मिल जाता है, जी बट जर्मनी की ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। ਇੱਕ ਸਰ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 18 ਮੰਥ ਦਾ ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਕੱਲੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ੈਂਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ? सर वीज़ा कंप्लायंस तो आपको यही कहता है कि कंपनी जो है वो जर्मन हो। हाँ जी अब मैंने एक जर्मन कंपनी आपको पोस्टिंग दे दी मेरे दूसरे ऑफिस में कि भाई 6 महीने आपने यहाँ काम किया, जी मेरा एक ऑफिस जो है पोलैंड में है, जी आप जाके संभालो, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वो यही चल रहा है, ओके जर्मनी से ही चल रहा है, जो बाइंडेड कॉन्ट्रैक्ट है। ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? डिपेंड्स आप किस तरह की इंडस्ट्री में हो। यूजुअली हमारी बेल्ट के जो बच्चे हैं हरियाणा, पंजाब, हिमाचल से, उत्तराखंड से, ये यूजुअली डिलीवरीज में जाते हैं या फिर फास्ट फूड चेन्स में जाते हैं। जी ऑन एन एवरेज जो है, मैं मंथली के हिसाब से आपको बताऊं, जो स्टूडेंट लिमिट्स के अंदर भी जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास 2400 यूरो 2200 यूरो के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। वहाँ टैक्स और इंश्योरेंस जो डिडक्ट होता है, ऑन एन एवरेज सिर्फ 20 घंटे काम करने वाला बच्चा 1600 से 1800 टेक अवे है उसका, ओके जो मिनिमम 20 है। जब आपको एक ओपन टाइम मिलता है, जब आपकी हॉलीडेज हैं, तो फुल वर्किंग राइट्स होते हैं उस टाइम आपके पास, ओके यही जो अमाउंट वो डबल ट्रिपल हो जाता है। ਸਮੈਸਟਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? 6 सेमेस्टर्स, ओके 6 सेमेस्टर्स की बैचलर्स है, जी
यूजुअली जो है 4 महीने बाद आपका सेमेस्टर एंड होने लग जाता है, एग्जाम्स वगैरह। एक एक महीना आपको हर बार फ्री मिलता है, गैप है जो एक सेमेस्टर से दूसरे के बीच में, उसे आप हॉलीडेज कह लो या गैप कह लो। और क्लासेस जो है वो आपकी 2 डेज 3 डेज वीक है, तो यूजुअली आपके पास फ्री टाइम बहुत होता है। ओके। ऐसा नहीं है, हम एडवाइस करते हैं कि आप भाई स्टडीज को कॉम्प्रोमाइज करके काम करो, मगर अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो उसके लिए आपको और ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर बाइंडेड आप लॉ के हिसाब से भी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट 20 आवर्स पर वीक काम कर रहे हो, तो आप एक अच्छा अमाउंट बना रहे हो। 600-700 आपका खर्च होना है, 1000 फिर भी आपकी सेविंग में जाना है। थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि हार्ड जॉब्स में थोड़े जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा अचीव कर लेते हैं जी। या फिर जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है जी। उनकी तो फिर लिमिट है नहीं, वो काम बहुत है डिलीवरी का। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਰਮਨ ਦਾ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉੱਥੇ ਚੱਲੂਗਾ? फॉर द टाइम बिंग आप इंटरनेशनल लाइसेंस जो इंडिया से बनता है ओके। वो वहाँ पे चला सकते हो, ओके। बट आपने उससे कमर्शियल एक्टिविटी जब करनी है तो इट इज़ एडवाइजेबल वहाँ पे जो है राइडिंग स्कूल्स हैं, वहाँ से आप ट्रेनिंग लो, अपना सर्टिफिकेट बनाओ, 2-3 महीने का प्रोसेस है। ओके। और एक जेन्युइन वहीं का ड्राइविंग लाइसेंस आप लो, उस पर कमर्शियल एक्टिविटी भी आप करते हैं, फिर वो बाइंड होता है। ਓਕੇ। ਇੱਕ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਨਲੀ ਗਰਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੀਲਸ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਰੀਲਸ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? रील्स में डिपेंड करता है सर, आप कंटेंट क्या क्रिएट कर रहे हो, उस कंटेंट से क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। एक कोई फॉर द फन से थोड़ा सा कुछ वैसे ही, और एक कोई प्रोफेशनल तरीके से, दोनों चीजों में डिफरेंस है ना। जस्ट लाइक दैट मैंने पोस्ट कर दिया या मेरी फन एक्टिविटी है, अब एक इम्पैक्ट वाला चीज है जिसमें आपका सही में टैलेंट नर्चर होकर दिखता है जी, वो तो पोर्टफोलियो हो जाएगा। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰੀਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਕੁੜੀਆਂ ਡਾਂਸ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ? सर ये असेसमेंट ना एकेडमिक टीम का पार्ट है। ओके। वो कुछ कुछ पैरामीटर्स पे जज करते हैं आपको। अगर आपसे भी कहा है, रील्स मैंने आपकी देख ली, मगर मैंने आपको एक असाइनमेंट दे दी कि आप 10 मिनट का मुझे वीडियो बना के दो जिसमें एक स्टोरी टेलिंग हो। अब ये टास्क आप कैसे कर पाते हो, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी, आपको बिहाइंड द कैमरा स्किल, इन फ्रंट ऑफ कैमरा आपका स्किल लेवल क्या है, एमेच्योर हो आप पता है, बट आपके आर्टिस्टिक स्किल्स किस बेंट के हैं, उस टास्क से उभर के आ जाएंगे। एक तो हो गया आपका शौक है, रील्स सभी डाल रहे हैं जी, और आप उसको कैसे पॉलिश करके एक असाइनमेंट एक टास्क कंप्लीट कर रहे हो, उसको प्रोफेसर्स देखते हैं। एक हफ्ते का प्रोसेस है। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਟੋਕਰਾ ਟੀਵੀ, ਉਹ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ? वही सब बेसिक सी चीज है। अब मेरे को तो पोर्टफोलियो चाहिए जी, है ना। अब उस पोर्टफोलियो में आपने जो किया वो किया है जी, मैं आपको एक अपनी तरफ से टास्क दे दूंगा जी, ताकि मैं असेस कर पाऊं ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। उसमें अगर आप खरे उतरते हो तो फिर आपको एंट्रेंस, मतलब आपके इंटरव्यूज को लेके या लैंग्वेज स्किल्स को लेके बैरियर्स कम होते जाएंगे। ओके। अदरवाइज सभी कंटेंट ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ मीनिंगफुल चीजें कर रहे हैं जी, कोई बहुत नॉनसेंस काम भी हो रहा है। तो हर चीज को हम आर्टिस्ट की आई साइड से नहीं देख सकते, भाई ये आर्टिस्ट है, ये बड़ा टेक्निकल काम किया, बड़ा अच्छा किया। बट अगर हाँ कोई एस्पायरेंट है, इसमें पढ़ के अपना करियर बनाना चाहता है कुछ सीख के, तो फिर ये अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छा रास्ता है। ਓਕੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਕਰਾ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਈ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਸ਼ਰਨ ਬਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਈ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਆ ਜਰਮਨੀ ਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਜਰਮਨੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਗੈਪ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਗੈਪ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? सर गैप जो है अपने आप में एक नेगेटिव सा वर्ड है जी, मैं इसको ये समझता हूँ। जी, आपने +2 करी, अब नीट का एग्जाम
अगस्त में हुआ, आप कुछ कर रहे हो ना, एग्जाम अपीयर हो रहे हो जी, आप आयल्स कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहा है कोई। जी, अब बिल्कुल ही गैप के कुछ किया ही नहीं, तो वो एक्सेप्टेबल उस सेंस में है कि आप मीनिंगफुली कहीं ऑक्यूपाइड हो। ओके प्लस टू के बाद गैप के रीजंस क्या हैं? ਸਰ ਗੈਪ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਾਫੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। सर खेती तो फुल टाइम प्रोफेशन है। हम्म, अगर कोई बच्चा अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, फादर को सपोर्ट कर रहा है फील्ड्स में, या और चीजें मैनेज कर रहा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो कंसिडर की जाती हैं। ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਪਲੱਸ 2 ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਲੱਸ 2 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। नहीं, इसे वर्क एक्सपीरियंस नहीं कहते, इसे कहते हैं आपका जो एकेडमिक गैप हुआ है उसको आप जस्टिफाई कैसे कर रहे हो। एक्सप्लेनेशन देवांगे जी। हाँ, ये एक्सप्लेनेशन जस्टिफाइएबल है जी। अब ये तो कोई नहीं कहेगा कि मैं जी बेड पे लेटा था और रील्स देख रहा था, ये तो ऑल टुगेदर एक नेगेटिव प्रोफाइल है। लैंग्वेज के लिए तो कुछ किया होगा, 2 बार दिया होगा एस, 2 बार पीटी दिया होगा, कुछ तो किया होगा जी। अगर एस्पायरेंट है तो जरूर कुछ ना कुछ किया होगा जी। हाँ, सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, फिर भी लोग जो है बैचलर्स में एडमिशन ले लेते हैं कहीं ना कहीं, है ना। अब उसको कंसिडर नहीं, वो कहते हैं हमारा गैप था, पूछो क्या किया कि हाँ बीए में एडमिशन लिया था, आईएएस भी करी थी, थोड़ी देर और बात करो पता चलता स्पोर्ट्स भी खेलता है, कहीं कबड्डी खेल रहा है, कहीं हॉकी खेल रहा है जी। तो एक्चुअली गैप किसी का नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो कोई कर ही रहा होता है। आप बैठो, बात करो, पूछो उनसे, उनके इंटरेस्ट देखो, उसमें कहीं जस्टिफाई हो सके तो चीजें एक्सेप्ट है। ओके। हाँ, मतलब बड़े बड़े गैप के बाद भी, एकेडमिक की गैप के बाद भी बच्चों को एक्सेप्ट किया, वीजा दिया और वो वहाँ अच्छे फ्लरिश कर रहे हैं। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ? सर ऑन एंड एवरेज जो है ना प्रोफाइल, अगर एकेडमिक असेसमेंट पे जाओ तो 5.5 बैंड्स इक्वलेंट जो है, चाहे आप पीटी में जा रहे हो, आईएलटीएस में जा रहे हो, टॉफल में जा रहे हो, एक मिनिमम बार 5.5 है। ओके। ठीक है, नॉट लेस देन 5.5 कंसिडर करते हैं, बट 5 भी चल जाता है अगर प्रोफाइल प्रॉमिसिंग है डिफरेंट फील्ड से। तो मिनिमम परसेंटेज 50 रिक्रूटमेंट के लिए, बट अगर वीजा के लिए आप थोड़ा सा ज्यादा होपफुल होकर चलना चाहते हो तो वो 60 दिखना अच्छा है प्रोफाइल पे, क्योंकि एपीएस पे परसेंटेज भी लिखी आती है जी। जिस दिन एपीएस सर्टिफिकेट आएगा, ये कोर्स प्लस 2 किया, सीबीएसई किया, ये परसेंटेज 60, आईएएस में 6 जी, वो आपके डॉक्यूमेंट्स से पहले एपीएस देखते हैं और उसमें थोड़ा सा भी एकेडमिक आपका प्रोफाइल दिखेगा वो आपको वेटेज ही देगा। बिल्कुल ही वीक प्रोफाइल के लिए आप भी कॉन्फिडेंट नहीं होगे, कैंडिडेट भी कॉन्फिडेंट नहीं होगा, उस चांसेस में कभी कभी एम्बेसी इंटरव्यू के लिए भी बुला लेता है। ओके। तो मतलब ऑन एन एवरेज आप 55 प्लस। और परसेंटेज दी की रिक्वायरमेंट रहती है? तो वही मैं आपको ये बता रहा था ना, बेसिक प्लस 2 में अगर आप 55 प्लस हो तो एक, और बैचलर तो बाद, बैचलर के बाद भी 55 सर, स्ट्रीम जेड़ा मर्जी हो। हाँ, साइंस टेक्नोलॉजी हो, आपका आर्ट्स हो, क्योंकि यहाँ तो स्पोर्ट्स में भी अपॉर्चुनिटीज है। हाँ बिल्कुल। और सर फीस कितनी रह जाती है यूनिवर्सिटी में? ऑन एन एवरेज सर 5500 यूरोस जो एवरेज फीस है। अगर कोई 6.5 बैंड्स वाला है, 90% वाला है, उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप्स है। कितने तक स्कॉलरशिप मिल जाती है सर? अगर 90 प्लस है, 6.5 बैंड्स हैं तो अप टू 33% है। ओके। और कुछ और अचीवर्स हैं जिनके लिए और अर्ली बर्ड्स वगैरह हैं तो मोर और सो जो है वो 4000 पे आ जाती है पर सेमेस्टर फीस। ओके। सो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि स्कॉलरशिप भी जर्मनी दे रहा है। एक सर होर भी सीगा, हुण यूनिवर्सिटी इंग्लैंड दी है, कैंपस ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, कि ਉੱਥੇ स्टूडेंट ਨੂੰ जाके स्टडी करनी चाहिए या नहीं? सर इसमें एक और चीज है, अब कुछ यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस जो हैं एफिलिएटेड हैं यूके से या अदर यूरोपियन कंट्रीज से जी। उसमें जर्मनी ने अभी रिसेंटली एक रूलिंग करी है कि आप फाइल सबमिशन के लिए वीएफएस में नहीं, डायरेक्ट एम्बेसी में आओ। ओके। कहीं ना कहीं वो स्क्रूटनाइज करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि अगर आपका एम स्टडी इन जर्मनी है तो आप जर्मन यूनिवर्सिटी या जर्मन कोर्स प्रोवाइडर ना पिक करके दूसरा कोर्स प्रोवाइडर क्यों पिक कर रहे हो?
अब इसके वैलिड रीजंस भी हैं जी। क्योंकि कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज ऐसे हैं उनके पास, ड्यूरेशंस ऐसे हैं, या कुछ बेनिफिट्स वो ऐसे दे रहे हैं जी। कि स्टूडेंट्स पिक करते हैं वो कोर्स। कुछ यूनिवर्सिटीज में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स है हाँ जी। जो यूजुअली दूसरी यूनिवर्सिटीज में नहीं है उस लेवल का, या 1 साल, क्योंकि ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰੀਜ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲकुल सर, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? सर अगर तो प्रोफाइल अच्छा है जी। और वो सस्टेन कर रहा है, बता पा रहा है कि भैया मैं इन कारणों से जो है पिक कर रहा हूँ, जी। तो फिर कोई आपको बॉदरेशन नहीं है कि आपने नॉन जर्मन क्यों पिक किया। मतलब बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्स प्रोवाइडर्स हैं, अब इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया आईआईटी का कैंपस बाहर खोल रहा है, साउथहैम्पटन का कैंपस इंडिया में खोल रहा है, तो कोर्स प्रोवाइडर तो डिफरेंट हो गया, डिफरेंट नेशनैलिटी से हो गए, बट स्टिल बैकग्राउंड क्या है, एसोसिएशन कैसा है। जी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जर्मनी में जो कि अदर यूरोपियन कंट्रीज के प्रोग्राम्स पढ़ा रहे हैं, है ना। अब ब्लेंडेड लर्निंग है, कोई कोर्स कहीं से कंडक्ट हो रहा है, कोई कहीं से हो रहा है, यूरोप का तो कल्चर ही ऐसा था, ब्लेंडेड। बिल्कुल नहीं, है ना, तो ये कोई बॉदरेशन वाली बात नहीं है, बट हाँ एडवाइजेबल ये है कि आप जर्मनी में पढ़ने जा रहे हो, जर्मन कोर्स प्रोवाइडर पिक करो। गिज्मा यूनिवर्सिटी है, अम्बा सर्टिफाइड है, इतनी रेनाउंड यूनिवर्सिटी है, टॉप 400 में इसकी एमबीए आती है। तो आर्डन जर्मनी यूनिवर्सिटी है, जब आर्डन है तो यूके बेस्ड, बट इसका कैंपस बर्लिन में बहुत पुराना है और अच्छा कर रही है आर्डन। ओके। मतलब सभी यूनिवर्सिटीज अच्छा कर रही हैं, मगर जो टॉप में अभी यहाँ पे जिन्होंने अभी रिसेंटली भी अपने नए कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं बिजनेस एंड आईटी में, और मतलब जो ग्लोबल एमबीए कोर्स है उसके लिए गिज्मा, यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप, इनको कंसिडर करना बेटर है। गिज्मा यूनिवर्सिटी तो ऑल टुगेदर एक पूरा इनोवेशन हब बना दिया उन्होंने पोत्सडाम में। बर्लिन से कुछ 40-50 किलोमीटर की अप्रोक्सीमेटी पे पोत्सडाम, तो वहाँ पे उन्होंने एक इनोवेशन हब बनाया है। वहाँ पे रिसर्च है, टेक्नोलॉजी कोर्सेज हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सारा एआई बेस्ड मॉड्यूल है। ओके। एक ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਰਮਨੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਪਾਇਆ, ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 70% ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30% ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਪਾਇਆ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ स्टूडेंट ਦੀ फीस ਤਾਂ रिफंड होवे ना एटलीस्ट। सर ये अब मार्केट में किसी को इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ सुनने में बड़ा अजीब लगता है जी। और जैसे कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जर्मनी में तो फीस ही नहीं है जी। अब वो कहाँ किस कारण से कैसे उसका पैसा फंसा। सर मैं यूनिवर्सिटी वेरीफाई की सीगी, यूनिवर्सिटी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी है। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਲ होवे। अब सिचुएशन ऐसी ना सर, सब लोग जर्मनी कर नहीं रहे, ज्यादा पता नहीं है, इस वजह से जो है जैसे आप लोग अच्छे कंसल्टेंट्स हो, इतने से टाइम से एस्टेब्लिश्ड हो जी, 3-4 जगह आपकी प्रेजेंस है हरियाणा पंजाब में जी, नेटवर्क है पूरा, इसीलिए मैं पुश कर रहा था कि आप लोग जर्मनी करें जी, क्योंकि एक तो स्ट्रॉन्ग वर्ड जाए मार्केट में जी, एक प्रोफाइल अच्छा आए, मिस सेलिंग ना हो जी, गाइडेंस अच्छी हो, प्री डिपार्चर सपोर्ट से लेके और पोस्ट डिपार्चर वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, बेसिक सी चीज रिफंड्स होती है जी। अब गस ब्रांड की यूनिवर्सिटीज हैं और मीडिया डिजाइन स्कूल्स हैं, मैक्रोमीडिया यूनिवर्सिटी है, इनके रिफंड्स बड़े क्लियर हैं, एग्रीमेंट साइन होता है, फिर भी जो है जर्मन एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा स्ट्रांग है, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन को लिखे। बिल्कुल। अब दोनों एंड की सिचुएशन जानना बहुत जरूरी है, यहाँ एग्रीमेंट में तो दोनों पार्टी हैं, स्टूडेंट भी पार्टी है, यूनिवर्सिटी भी पार्टी है, और आप भी एक पार्टी हो जी, है ना। अब क्या उसके सिनेरियोस चेंज हुए, किस वजह से पुल आउट हुआ, क्योंकि यहाँ तो अगर रिफ्यूजल है तो भी 100% रिफंड है जी, कोई और ऐसा कारण हो गया
बच्चे के साथ कोई मिसहैपनिंग होगी, परिवार में कोई ट्रेजेडी हो गई, तब भी बच्चों ने पूरा पूरा रिफंड लिया है। कभी ऐसा नहीं, टाइम जरूर लग जाता है कई बार जी। ਚਲੋ ਸਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਰ ਕਿੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿੱਥੇ 3 ਸਾਲ। हाँ, ये मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ रही है। ਇਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਨਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੀ। हाँ, सॉल्यूशन देना तो देखो कंसल्टेंट का काम है। बिल्कुल सही गल है सर। और आप तो इस बैकग्राउंड से भी हो जी। तो सिचुएशन ऐसी जब आए आपको, तो जर्मन अथॉरिटीज पूरा सीनेट अप्रूव्ड है वहां पे एकेडमिक सिस्टम। ओके। पार्लियामेंट अप्रूव करता है यूनिवर्सिटी को, कोर्स को। तो जब वो अप्रूवल सिस्टम तक इतना ध्यान दे रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई जना खना कहीं कोने में अपना कॉलेज लिख दे और वहां पे कोर्स शुरू कर दे। उनका कुछ ना कुछ अमाउंट वहां पे डिपॉजिट भी होता है जी। हर कंट्री ने कुछ अपना मैकेनिज्म बनाया है जी। इस तरह की सीरियस इश्यूज को रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। ओके। है ना, ऑसलैंड बेहोर्दे में, एलियंस अथॉरिटी में इसकी पूरी एक एस्केलेशन मैट्रिक्स है। आप मेल लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ तक कि लीगल कंसल्टेशन फ्री है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। ओके। ऑनलाइन मिल जाती है आपको। ओके। इस तरह के इश्यूज को रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इनिशिएटिव्स लेती है। ओके। अगर यहाँ भी आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से हेल्प सीख करोगे, तो इस तरह के कैंडिडेट्स को पुश किया जा सकता है। बट मैं क्योंकि जिन इंस्टीट्यूट्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। हम भी यही मार्केट में ही ऑपरेट करते हैं। कभी आपने इनके नाम नहीं सुने होंगे कि यहाँ रिफंड फंसा हुआ है। जी बिल्कुल, कभी भी नहीं सुने सर। मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 110% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ। सेफ है। बल्कि कुछ यूनिवर्सिटीज तो ऐसी हैं जो एप्लीकेशन फीस भी नहीं काटती हैं आपके रिफ्यूजल के बाद। ओके। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।